नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम इस समय मेरठ की सरधना सीट पर मौजूद हैं। इसका अपना एक इतिहास है। सरधना की इस जगह के विषय में बात करें तो माना जाता है कि पांडवों की नगरी थी। यहाँ एक शिवलिंग है, एक मंदिर है। कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग की स्थापना पांडवों के समय हुई थी। तो वहीं राजा सरदुन की भी ये राजधानी थी, जिनकी वजह से सरधना इसका नाम पड़ा है। बाद में फिर कई और राजाओं की ये राजधानी रही है, लेकिन इस समय ये मेरठ के राजनीतिक केंद्र भी बन चुका है। उसकी वजह दो बड़े नाम संगीत सोम और अतुल प्रधान, जिनकी सीधी टक्कर मानी जा रही है। यहाँ के लोग हैं, इनसे समझेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरधना के लोग जब इस बार वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा, जातिगत बातें होती हैं या क्या वजह रहती है, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार सरधना के लोगों का मत प्रभावित करेंगे। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं, तो 5 साल कैसे बीते हैं इसका भी रिपोर्ट कार्ड लेंगे। यूपी में तीसरी सरकार है जो लगातार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश और 2017 में योगी आए थे। लोगों से पूछते हैं, इनके मुद्दे इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल अंसारी है। क्या करते हैं कामिल जी? मैं काम करता हूँ, हमारा कपड़े का काम है। अच्छा, कपड़े कैसा चल रहा है बिजनेस वगैरह? बिजनेस हमारा ठप हो चुका है भाई साहब। हाँ। इन्होंने जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है जो स्तर लेवल पे काम करती है, इन्होंने कोई भी मजदूर तबके के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे मजदूर को बढ़ावा मिल सके। इन्होंने जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इन्होंने सिर्फ जमीन पर लूटमारी, कब्जे और इसके अलावा कुछ नहीं किया। दंगा फसाद, थानों से वसूली, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जो भी आज की स्थिति बनी हुई है, आप कह रहे हो त्रिकोणीय चुनाव यहाँ नहीं है, यहाँ एक तरफा चुनाव है और माननीय अतुल प्रधान जी का चुनाव है। यहाँ आप समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं जी है? नहीं, मैं किसी का नेता नहीं हूँ। नहीं, एकदम मैं तो पॉलिटिकल करेक्ट आंसर कुछ ही लोग देते हैं, तो नेता देते हैं, प्रवक्ता देते हैं। नहीं, जैसे कि मैं जा रहा था, मैंने यहाँ से मुद्दा क्या है इस बार जब आप मुद्दा ये है सर, देखो यहाँ पर मैंने अधिकतर देखा है जो बीजेपी के लोग होते हैं वो सिर्फ गाय गोबर की राजनीति करना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, इससे अलग कोई राजनीति नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात नोट की है कि ये लोग विकास पे कभी बात नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर स्कूल कॉलेज और सड़कों की बात करेंगे तो पैसा खर्च होता है, और ये लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात, पैसा खर्च ही नहीं होता है, जुमला देना होता है बस लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं जब आप वोट सर, देने हम जाएंगे? चाहते हैं, सुन लीजिए, जी आराम सुन रहे हैं ना आपको। जी आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा, क्या कुछ सोच रहे होंगे उस समय? सर, हम सोच रहे हैं जिसने 10-12 साल 14 साल जनता के प्रति लगाव रखा, यहाँ पर रेगुलर मेहनत की है और हर गरीब को, शोषित को, पीड़ित को अपने साथ लेकर चला है, उसकी आवाज को बुलंद किया है, तो हम उसके साथ में खड़ा रहना चाहते हैं जो एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। जो माननीय अतुल प्रधान जी के साथ में हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उनके खिलाफ भी 20 से अधिक मुकदमे हैं। 65 से अधिक हैं। हाँ। अब 65 से अधिक हैं। अच्छा। जो इन्होंने दंगाइयों ने सरकार में अपने, अगर कोई प्रदर्शन करता था उसके खिलाफ ये लोग मुकदमा करा देते थे। राशन बांटने के मुकदमे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन खुद कर रहे हैं लेकिन मुकदमे लगा रहे हैं, दूसरे पे अपोजिटिव अपना आवाज भी नहीं उठा सकता। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनवीर सिंह है। सोनवीर, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ जानवरों का। डॉक्टर हैं। हाँ। अभी तो क्या स्थिति है, आवारा पशु तो बहुत घूम रहे हैं। आवारा पशु घूम रहे हैं, ये राजनीति ही का ही शिकार है जो आवारा पशु घूम रहे हैं। क्योंकि योगी जी ने आरती कहा था उनको गो रक्षक है, हम गो रक्षक देखने को मिल रहे हैं हमें खेतों में, सड़कों पे, नालियों में। योगी जी खाते हैं थाली में, गाय गोबर खाती है नाली में, पन्नी चुग रही है। तो उनका कोई देख रेख उस तरफ नहीं है। उन्होंने तो कह दिया बस। क्या व्यवस्था, क्योंकि आप पशुओं के डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था किया जाए या सरकार कोई भी हो जो इस तरह से खुले हुए जानवर घूम रहे हो, वो क्या ऐसा काम करें जिससे चीजें बेहतर हो जाएं? भाई, जब हम गाय पे वो कर रहे हैं तो गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उनकी व्यवस्था जैसे भी हो अच्छे तरीके से हो, ये ना हो कि नाली में घूम रही है, ये वैसे चुग रही है, कूड़ियों पे चुग रही है। वो जो है हम उसका एक गौशाला बनाए, उसमें व्यवस्था बनाए, जो हमारा घूम रही है उन्हें वहाँ व्यवस्था दी जाए उनकी। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह, आप एडवोकेट। तो एडवोकेट हैं। क्या स्थिति है चुनाव की? स्थिति तो इस बार देखो, ये जनता इस बार त्राहिमाम मची हुई है चारों तरफ की त्राहिमाम, और त्राहिमाम किया है भाजपा वालों ने।
एक हिंदू मुस्लिम से भी एक अलग तबका होता है जो जो रोजगार मांगता है, रोटी मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, शिक्षा मांगता है। इनका क्या है, इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। इन स्कूलों में क्या होता है, स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, हमेशा थाली होती है, मिड डे मील होता है, और रोजगार तो इन्होंने सब खत्म कर दिया है। अच्छा, ये बताइए हमें, कल 2 दिन पहले मैं देवबंद में था, तो वहाँ एक वकील साहब आपकी तरह मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भैया, हम बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि अब केसेज आते नहीं है। अब उस तरह से सरकार का दावा है कि हमने जो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया है, इसलिए अब थाने कचहरी में लोग जाना नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति है, क्योंकि आप वकील हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्रिमिनल के वकील है क्या है? मैं क्रिमिनल देखता हूँ, तो क्रिमिनल सिविलिस्ट हूँ, और जो स्थिति उन वकील साहब ने बताई है वही पीड़ा हम लोगों की यहाँ पर है। क्या बेरोजगार हो गए? बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ का जो न्यायिक व्यवस्था है, यहाँ का थाना है, वो सब नहीं, वो दूसरे एंगल में बोल रहे थे, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। वो यहाँ पर भाजपा वालों ने कैप्चर कर रखा है। हम रात को बहस करते हैं, हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। हम रात को पूरी फाइल पढ़ते हैं, हमें पढ़नी पड़ती है, सुबह जाके हम बहस करते हैं, पता लगा कि किसी का फोन आ गया, वो उसमें सारा फैसला ही उल्टा हो गया वो। अच्छा। तो इन्होंने वकालत ही खत्म कर दी है। ये लोग न्यायिक कार्य में मतलब इंटरफेयर करते हैं, जो कि गलत है। इन्होंने थाना अपने घर के अंदर अड्डे बना रखे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुहेल शाह, एडवोकेट। आप भी एडवोकेट हैं? जी, मैं भी ये एडवोकेट जितनी हूं। बात कर रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है? मैं थोड़ा लेट आया हूं, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब ये सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था आम आदमी के हाथ में चला गया, कानून व्यवस्था में अब पूरी तरह से लोगों का, यानी कि किसी की दादागिरी नहीं चलती। लेकिन आपका कहना है कि सरधना में इसके उलट चीजें चल रही हैं। कानून को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। एक होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थोड़ा अंदर हिंदी में समझाएं और आराम मैं से समझा रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दोगे तो मैं समझाऊंगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर एसडीएम साहब आते हैं, डीएम साहब आते हैं, तहसीलदार की न्याय प्रक्रिया आती है, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में गिनते हैं। इनका भी अपना एक न्यायालय होता है जी। डीएम साहब की अपनी एक कोर्ट होती है, एसडीएम साहब की अपनी एक कोर्ट होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं है। इन पे जो 151 की जो कार्रवाई है वो एसडीएम साहब को यहाँ ऑथराइज है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। और ये जो शासन का जो दबाव है उससे परे और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होने के बाद कि बहुत बार तो न्याय से परे, जो नैसर्गिक न्याय है जिसको हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उससे परे हटकर ऐसे ऐसे आदेश पारित कर देते हैं कि मतलब ताज्जुब होता है कि हम इस युग में रह रहे हैं और ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे ऐसे न्याय और ऐसी ऐसी चीज कर देते हैं। 151 के जहां बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर भी ये लोग कभी वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन के नाम की जगह जो श्योरिटी वेरिफिकेशन के नाम में जेल भेज देते हैं। मतलब नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत ये लोग काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी न्यायालय में हस्तक्षेप इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही भयानक है लोकतंत्र के लिए, ये भयानक है इस देश के लिए, ये भयानक है आने वाली नस्लों के लिए। तो आप भी क्रिमिनल ही देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं एक सेंचुरी लॉ फर्म चलाते हैं और उस लॉ फर्म के अंदर हम लोग सिविल, क्रिमिनल, ट्रिब्यूनल सब देखते हैं। सब देखते हैं। अभी क्या लग रहा है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए? देखिए, लोकल से लेकर राष्ट्रीय और नेशनल मुद्दे तक सब जगह भाजपा सरकार पूरी तरह विफल है और हर मोर्चे पर विफल है। अगर लोकल मुद्दों की बात करो तो थाने में दलाली से लेकर, उगाही से लेकर, एक्सटॉर्शन से लेकर, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे हफ्ता वसूली से लेकर तमाम सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय जहां पर पुलिस का मोर्चा होता है, एसडीएम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वहां से बाइकें चोरी हो जाती हैं। वहां पर आप एफआईआर लेकर जाते हैं थाने में तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। सट्टे की खाईबाड़ी के लिए बोली लगती है। और यहाँ जो लोकल नेता है, जो शासन के नेता है, और उनके कार्यालय और कलम से अब थाने की दलाली और थाना चल रहा है। सरकार कहती है, योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक और यहाँ तक पश्चिम में जितने भी छुटभैये नेता थे सबको निपटा दिया और सब पर बुलडोजर चलेगा अगर जो भी शासन के खिलाफ बोलेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ, शंकर साहब रेप के आरोप में चले गए, कौन सा बुलडोजर चला है? और बाकी सबको तो अब आरोपी हैं, वो अंडर ट्रायल है। अभी उनको न्याय प्रक्रिया में न्याय मिलना, अभी वो दोषी करार होंगे या दोषी नहीं करार होंगे ये न्यायालय पे निर्भर करता है। लेकिन शंकर साहब को तो दिल्ली कोर्ट ने उनको रेप में कन्विक्ट और दोषी मान लिया। जब रेप में दोषी मान लिया, ऐसे दोषी पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया? आपके न्याय को देखने का चश्मा अलग है क्या? बताइए, सेंगर को तो कन्विक्ट कर दिया ना, उसको तो दोषी बना दिया। आप तो अब ये भी नहीं कहोगे न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि आप दोषी हैं, आप रेपी हैं, आप रेपिस्ट हैं। उस रेपिस्ट पे आपने कौन सा बुलडोजर चलाया? आप किसान आंदोलन में आपने जितने लोगों पर, जिनको आप दंगाई दिखाई दे रहे थे, जो आपको देशद्रोही दिखाई दे रहे थे, जिसके अंदर आपको खालिस्तानी दिखाई दे रहे थे, आज चुनाव के वक्त उन्हीं में भाई नजर आ रहा है। ये चुनावी
माहौल है ना, तो इसका मतलब आपने अपनी देखने का चश्मा चेंज कर लिया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। आप कुछ कह रहे थे इनके रिएक्शन में, क्या कह रहे थे आप? मैं पेशे से व्यापारी हूँ। हाँ बताइए, क्या स्थिति है व्यापार की? विकास बहुत तगड़ा है। आप देख रहे होंगे, सर्दने में जब आए होंगे, घुसे होंगे, सड़क गड्ढों में सड़क है। और जो है आज तक यहाँ जो है विकास के नाम पे मेरे ख्याल से सर्दने में एक मोमबत्ती तो लगी नहीं। क्या चाहते हैं इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या बातें रहेंगी? इस आतंकवाद से छुटवा दो हमें, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या रहती है प्राथमिकताएं, क्या क्या चाहते हैं आप? अगली सरकार जो भी सरकार बने उससे क्या चाहते हैं? काम हो। क्या काम में क्या होता है? कई चीजें होती हैं काम में, प्राथमिकताएं क्या रहती है? मजदूरों को मजदूरी मिल जा, टाइम पे उन्हें बेरोजगार मिल जा। रोजगार नाम की यहाँ चीज नहीं है, सब बेरोजगार हैं, आखिर आदमी करे क्या? ठीक है, क्या नाम है आपका? मंजूर मलिक। आप क्या करते हैं मंजूर जी? हम लोग तो वैसे अपना छोटा बेरोजगार है। हाँ। इस समय तो रोजगार, इस उम्र में तो रोजगार मिलने की भी बहुत कम समस्या है, वही सरकारी। खैर छोड़िए, ये बताइए कि मुद्दा क्या है? रोजगार की स्थिति आपने बताई। आपके लड़के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, कर लिए? बच्चे सब लोग बाहर काम करते थे। हाँ। ये कोरोना नाम पे जो हम लोगों का एक व्यय या जो भी था, उससे सब कारोबार चौपट हो चुके हैं। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि इन 5 साल में कोई भर्ती नहीं निकल पाई है। सरकार कह रही है 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, वो भी सरकारी। सरकार तो कुछ भी कह दे, सरकार तो 15 लाख रुपए भी दे रही थी। सरकार तो 15 लाख रुपए भी दे रही थी। 55 लाख पेंशन इस सरकार के बनते ही, जो हमारी बेवाओं को वृद्धा पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन मिलती थी, 55 लाख पेंशन बंद हो चुकी है। तो ये कहाँ का विकास है? और रहा सुशासन की बात करते हैं लोग, जहाँ पे आप खड़े यहीं से 25 मीटर की दूरी पे दिन दहाड़े कोई ना कोई पुलिस चौकी हमारे पास में है, यहीं पे क्या नाम है मारपीट करके एक लड़के को बुरी तरह मारा पीटा जाता है। उसके खिलाफ फिर दूसरा रूप देने की कोशिश की जाती है। मैं कुछ अधिकारी जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सूझबूझ से काम लेकर इस मामले का दूध का आप दूध। समाजवादी पार्टी के नेता हैं क्या? आप लाल टोपी अंदर रखे हैं, लाल टोपी ऊपर तो बांध लीजिए। लाल टोपी ये बदलेगा सब। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नेताजी है तो छुपा क्यों रहे हैं? छुपा नहीं रहे ना, तो पहन लीजिए टोपी। बारिश हो रही अरे है, तब तो और अच्छी चीज है ना। नहीं, हम लोग तो पहन लेंगे ना, हम लोग पहन तो तो पहन लीजिए। लेंगे तब ना। हम दूसरा प्रश्न, अभी तो हम आपको ऐसे एक व्यापारी, एक सामान्य, अब बताइए 5 साल सरधना के लोगों के लिए क्या वादा करेंगे, क्या चाहें? हवाई चीजें नहीं, काम बताइए और उसको कैसे प्रैक्टिकली मैं काम बताता हूँ। देखिए, पिछले 5 साल हमारी सरकार रही, श्रम विभाग की 14 योजनाएं कंप्लीट चली हैं। कंटिन्यू साइकिल से लेके बच्चा पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक की पेंशनें, 55 लाख पेंशनें हमारी सरकार ने दी। श्रम विभाग में साइकिलें, लैपटॉप, ये सब हमारी सरकार ने दिया। 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर ये मिनट में आ जाती थी। आज क्या है? आज क्या है? आज सिर्फ और सिर्फ आप लखनऊ में जाके देख लीजिएगा, 108, 100 नंबर पे ये लोग डीजल नहीं दे पा रहे। वो गाड़ियां जो हमारी माए बहनों की जो एक्सीडेंट में तड़पते थे लोग, उनकी जान बचाने का काम 108, 102 करती थी। आज लखनऊ में जाके देख ले, उन पे 2 मंजिले से ऊंची घास उग रही है, क्योंकि इन सरकार से डीजल तक नहीं दिया गया। अब एक चीज ये बताइए, आपकी जब इतनी अच्छी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो 2014 में तब एक नारा था मन से मुलायम इरादे लोहा, वो फेल हो गया आपका। 17 में आपको राहुल गांधी के साथ अंतिम समय में जाके गठबंधन करना पड़ा, वो फेल हुआ। 2019 में भी आप सपा बसपा का और आरएलडी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी आपके साथ थी, आपने गठबंधन किया, फिर फेल हो गया। क्या वजह थी? जब इतना काम हुआ तो क्या वजह है कि सपा को जनता नकार दे रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जनता ने नहीं नकारा सर। आंकड़े सर, 2017 में 47 सीट, 2019 में आप 3 सीट। माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय लोकदल के, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में प्रशासन के दबाव में आके, प्रशासन को दबाव में लिया सरकार ने, केंद्र में इनकी सरकार थी, उन्हें फिर बाद में थोड़ी देर डिक्लेयर करने के बाद उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करके और प्रशासन पे दबाव बना के हराने का काम किया। गठबंधन हारा नहीं है और ना ही हारेगा, लेकिन इन लोगों की चापलूसी। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान आप पढ़िए, वो कह रहे हैं
कि मायावती जी को तो हमारे समर्थकों ने वोट दिया था पर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सिर्फ 3 सीटें पाते हैं, उसमें भी जो स्थितियां रहती हैं, जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, डिंपल यादव खुद कन्नौज से चुनाव हार जाती हैं। 2014 के लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें, 2012 से 2017 जिसका कामकाज का आप दावा कर रहे हैं 47 सीटों पर पार्टी सिमट जाती है। ये परिस्थिति, और इस बार के चुनाव में पूरब से लेकर पश्चिम तक गठबंधन की परिस्थिति बनानी पड़ती है आपको। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप एक बात सोचिए, जब ये जनता का फैसला है, जब जनता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो हमारा मैनिफेस्टो था उससे ज्यादा काम किया, जब जनता उन्हें नकार सकती है, ये जनता का फैसला है और प्रशासन का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा है। और आज इस सरकार को जनता बिल्कुल नकार रही है, जिन्होंने दंगाई कि हमारे अन्नदाता को आतंकवादी, माओवादी और क्या नाम है, बेरोजगारी, लॉकडाउन में हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस सरकार में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है ऑक्सीजन की वजह से हुई है। इनके जितने बड़े बड़े लूट खसोट करने वाले, सत्ता का भोगने वाले, इस बार आपका गठबंधन जो बना है पूरब से लेकर पश्चिम तक, बलिया से लेकर बागपत तक बहुत का, बढ़िया वो काम कर जाएगा, वो काम करेगा, हाँ। पूरा काम करेगा, क्योंकि जनता उनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? उनका वोट ट्रांसफर हो रहा है, पूरा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ। जनता को इन्होंने बहकाने का, बकलाने का काम किया था भाजपा की सरकार, भाजपा वालों ने, लेकिन जनता भी इस मुद्दे को सब भूल चुकी है, मंदिर भी भूल चुकी है, मस्जिद भी भूल चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता दे रहा, सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 17 और 19 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। अनुभव सही रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो इन्होंने छलावा चला, गलत बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, वो सही बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल सटीक बोलते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जनता इस मामले में चली गई कब्रिस्तान, शमशान। ठीक है, और नाम है क्या आपका? ललित गुजर ललित जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार हैं? ये अच्छा, ये एक बताइए, कॉन्ट्रैक्टर है आप, तो सरकार कहती है कि अब हम ई टेंडरिंग करने लगे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या है, ना विधायक के आपको चक्कर लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना सांसद के यहाँ चक्कर, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरी चीज, हम देखते हैं कि आप PWD से जुड़े हुए हैं? नहीं जी, हाईडिल से। हार्ड, तो उसमें कई बार JE से लेकर AE तक कई बार ये चीजें सामने आती थी कि भाई यहाँ JE से लेकर AE तक सबको अपना वो देना पड़ता है, क्या नाम है, परसेंटेज। तो इन दोनों चीजों में क्या परिस्थिति है 2017 से 2022 तक की? परिस्थिति केवल सरकार के आंकड़ों में है और सरकार के जुमलों में है। जो जमीनी हकीकत है वो बद से बदतर है। और आज के समय में जो ई टेंडरिंग की ये बात कर रहे हैं, 29 से 52% तक रिश्वतखोरी थी जो चल रही है लगातार। और अब तो स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है, जो विधायक जी या सांसद साहब या जिला अध्यक्ष जो सरकार के हैं, उनके जो नुमाइंदे फिरते हैं साहब, उन्हें अलग से देना पड़ता है। अच्छा, ये कंडीशन है। इसकी वजह से हमने तो 4.5 साल, शायद हमें पूरे 4.5 साल हो गए होंगे, RS के नाम से हमारा जो है फर्म है, एक भी रुपए का हमें पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है साहब। और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे तो आप छोड़ ही दें, जो L&T बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने जिन कंपनियों में अमित शाह जी के या और बड़े जो नेता हैं उनके पुत्र या उनके कोई रिश्तेदार जिनमें उनकी शेयरिंग है, उन कंपनियों को पूरी की पूरा पश्चिमांचल का काम दे दिया साहब। पहले काम JE साहब से मिलके या हाथ पैर जोड़ के या अपना टेक्निकल प्रभाव दिखा के, काम अच्छा दिखा के मिल जाता था। अब तो बड़े बड़े नेताओं के पैर छूने पड़ते हैं जब जाके काम मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। क्या नाम है आपका? प्रज्वल त्यागी। प्रज्वल, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BBA कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? सरधना, मेरठ से ही कर रहे हैं? मेरठ से जी। तो अभी कौन सा ईयर है आपका? ये सेकंड ईयर। क्या स्थिति है कैंपस प्लेसमेंट की आपके यहाँ? कुछ नहीं है जी, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म है। हाँ। हराम खोरी चल रही हर जगह, दलाली चल रही हर जगह। क्यों, क्या आपने कैसे हुआ एडमिशन? आपका प्रोसेस हुआ था कि क्या था, प्रक्रिया थी? नहीं, एडमिशन तो जैसे होते हैं मेरा ऐसे ही हुआ। आपकी नौकरियों की बात ले लीजिए आप, नौकरियां बिल्कुल खत्म, युवा बिल्कुल लोड पा चुके। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेली, जब नौकरी नहीं, क्या करेंगे वे? सरकारी नौकरियों के नाम पे घूस ली जा रही है, रिश्वतें 15 लाख रुपए, कहीं से 20 लाख रुपए। ये अचानक बारिश बहुत तेज हो रही है क्योंकि हमें अंदर आना पड़ेगा, और ये बारिश बहुत तेज हो रही है और इसलिए हमें सरधना से ये लाइव यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत 2-3 बातें थी, अचानक बारिश बहुत तेज आ गई। एक बात थी, यहाँ के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सरकार के दावे हैं, जिनसे भी बात हुई, उस पर कुछ उनके अपनी अलग अलग राय थी, वो आपने देखा। दूसरा, एक सिक्योरिटी को लेकर भी
कि सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। खैर, सरधना में जो वोट है वो 10 फरवरी को पड़ेगा। 10 फरवरी को वोट पड़ेगा। बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। भाजपा से 2 बार के यहाँ विधायक संगीत सोम है, जिन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, या अतुल प्रधान जो 2 बार से लगातार हार रहे हैं उनके खिलाफ, वो क्या जीतने में सफल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन दोनों की लड़ाई में बसपा या किसी और की किस्मत खुलेगी, ये 10 फरवरी को यहाँ के लोग अपना मतदान करके, मतदान करेंगे ना सब लोग, तो ये मतदान करके अपनी बात बता देंगे। और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा कि सरधना में कौन बैठ रहा है और 22 का बाहुबली और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। जो भी 5 राज्यों में हमारे दर्शक हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और मतदाता हैं, उनसे हमारी अपील है कि जिस दिन भी मतदान हो, जब भी मतदान की तारीख हो, वोट देने जरूर जाइए। क्योंकि आप लोकतंत्र में अगर आप वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र एक तरह से आप कमजोर कर रहे होते हैं। तो वोट जरूर दीजिए, मतदान जरूर करिए। मतदान की जो भी तारीख है पता कर लीजिए, बीएलओ वगैरह से पर्ची वगैरह ले लीजिए, जिससे मतदान के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो, और वोट जरूर दीजिए। ये हमारी अपील है। और चुनाव के हर अपडेट के लिए हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। हमें ये बीच में इसलिए लाइव रोकना पड़ा अचानक, क्योंकि बारिश हो रही है और बाहर, और बात कर ले, बता दो। हाँ, बताइए क्या नाम? आपने ये टेंट, मेरा नाम साकिर अंसारी है। अच्छा, वर्तमान में सभासद हूँ नगर पालिका परिषद सरधना। सर किस पार्टी से सभासद आप? निर्दलीय थे। निर्दलीय ही है ना, कि झूठ बोल रहे हैं? तो क्या स्थिति है अभी? जो आपने ये टेंडरिंग की बात करी थी, हाँ। वो कौन सी गवर्नमेंट में चला है ये पोर्टल? ये टेंडरिंग का आप बताओ। नहीं, ये सरकार का दावा है, मैंने क्रॉस चेक करा। टेंडरिंग का जो काम चला है वो भाजपा सरकार में चला है। हाँ। इन्होंने एक पोर्टल बनाया है। हाँ। और उस पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग टेंडर गिरते हैं और उन्हीं के स्वीकृत होते हैं। अच्छा। हम नगर पालिका में रहकर अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ। जो छोटे ठेकेदार, लोकल ठेकेदार शहर के होते थे, वे सब बाहर है। हाँ। और बड़े टेंडर उनको दिए जाते हैं सेटिंग करके। विधायकों की और एमपीओ की और एमएलए की बात, बड़े ठेकेदारों से 40-40 लाख रुपए देकर उनको टेंडर किए जाते हैं इस भाजपा गवर्नमेंट में। और आप बात कर रहे थे गुंडे की, गुंडे की बात कर रहे थे ना, सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर। सरकार का दावा अभी तो हुआ एक मर्डर यहाँ चौकी के सामने, परसों की बात है। ये गुंडे ही नहीं है क्या? ये भाजपा की सरकार है कि नहीं है? और एक लड़की को हिंदू धर्म में उसका बलात्कार किया जाता है भाजपा सरकार में, और हिंदू धर्म में रात को जलाया भी नहीं जाता। हाथरस का बता रहा हूँ, वो तो सबको पता, मुंह से निकलते ही बताते हैं लोग। उस लड़की को क्यों जलाया रात को? ये प्रशासन ने रात को हिंदू धर्म में मना है तो क्यों जलाया उसको रात को? ये गुंडे ही खत्म कर दी क्या? उन लोगों को सजा मिल गई। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उसपे उन्होंने कहा कि हमने परिवार की सहमति ली थी, उसके बाद इस तरह की चीजें। पहली चीज सुन लीजिए, परिवार तो मीडिया के सामने सुन तो लीजिए मेरा पूरा प्रश्न, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जब दूसरी चीज उन्होंने जो कही कि उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश चल रही थी, जिस वजह से इस तरह का फैसला लिया गया। उनका जो पक्ष है मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। उनका पक्ष जो भी था वो गलत था। उस परिवार पे दबाव बनाया गया और दबाव बना करके रात को ही उस लड़की को जला दिया गया। और इस सरकार में आप देख लिए, सबसे पहले जो इस देश की जो नौजवान है उनकी 3 साल से पढ़ाई खत्म है। बेरोजगारी को आपको भी मालूम है, लेकिन मीडिया दिखा नहीं पाता बेरोजगारी का क्या हाल है। एकदम आपको भी लाइव दिखा रहा है और हर एक मुद्दे को ठीक से उठाता है। चलो, अगर आप हिंदुस्तान वाले उस दिन जब हाथरस कांड हुआ था, हमने दिखाया। एक सेकंड सुनिए ना, हमारा एक सेकंड सुनिए, हमारा एडिशन आप देखिए, पढ़िए, उसमें उस कवर को भी स्टोरी की गई थी, उस दिन का डेट निकाल लीजिए। रुकिए। हाँ, अगर आप सच्चाई के लिए, अगर सुनो, अगर आप सच्चा चैनल लेके चलेंगे, सच्चाई दिखाएंगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं भला होगा। अखिलेश यादव सच्चे आदमी, ईमानदार आदमी अगर है तो सरकार इसी बार बनेगी। इस बार हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, अब के भाईचारे की लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम एकता होकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी यूपी में विरोध किसका हो रहा है। बसपा भी चुनाव लड़ रही, समाजवादी भी चुनाव लड़ रही, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही, भाजपा भी चुनाव लड़ रही। आप बताओ, जितने भी विधायक गांव से भाग रहे हैं, चप्पल जूते बज रहे हैं, किन लोगों पे बज रहे? क्या समाजवादी के लोगों पे बजे या बसपा के लोगों पे बजे?
इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट का जब वोट देने जाएंगे? इस बार मुद्दा रहेगा भाईचारा। भाईचारा। भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए हमें, हमें प्यार चाहिए। क्या मैं रवि मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार, दलितों पर दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में देख लो, अभी 2 दलित 4 महीने यूपी पे बात कर लेते हैं। आज मैं सभी की बता रहा हूँ, उन्नाव काम देख लियो, ये सेंगर को देख लो, अशोक सेंगर को पिछले लॉकडाउन में उन्हें जमानत दुआ दी गई है और उसकी बाप को मार दिया, भतीजे को मार दिया, चाचा को मार दिया। इतना दिनों दिन अत्याचार हो रहा है दलितों पे, जिसकी सरकार में आज तक कभी जीवन में नहीं हुआ। ठीक है, आप बोल रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई। नौकरी नहीं है, महंगाई, और दिन ब दिन भाई साहब यहाँ पर गुंडागर्दी, मार काट, सब यही काम है। और ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ भी जो गवर्नमेंट कर रही है करेगी। अखिलेश यादव, करण अर्जुन की जोड़ी आ गई है अब जा। करण अर्जुन, ये तुम्हारे जयंत चौधरी और ये हमारे अखिलेश यादव, ये करण अर्जुन तो की देखिए, जोड़ी पार हो जाएगी। एक चीज मैं बता दूं, ये पार करेगी इसको। मैं ये इस चीज का गलत है ना, आप नेता थे, आपको पहले टोपी पहननी चाहिए थी। पता ही नहीं था मेरे जेब में टोपी है। अरे तो टोपी आ गई हाथ में। ये तो ठीक नहीं ना, आप टोपी को आपको पहनी थी। पहले से दिल आपके नेता हर जगह टोपी पहनते हैं और आप भूल जाते हैं टोपी को। मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए सारी बातें मोटा माटी हो गई हैं, क्योंकि ये बारिश हो रहा है और हम बहुत कंजेस्टेड एरिया में खड़े हैं, इसलिए हमें बातचीत उस तरह से, हम तो पूरी बात करना चाह रहे थे, हम रोक कहाँ रहे थे। तो ये सरधना के लोगों की आवाज है, हमारी अपील वही है, वोट देने जरूर जाइए, आप सभी वोट देने जरूर जाइए। ठीक है, मताधिकार का प्रयोग है, वोट करिए। इलेक्शन की हर एक अपडेट के लिए हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। नमस्कार।